नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक और नई वीडियो लेकर। गुजरात की टीम की बना रहा हूं मैं। केकेआर की मैंने सब सारी वीडियो बना दी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गुजरात की अब हर टीम के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, गुजरात की टीम हर टीम के साथ कैसी है, कितनी मजबूत है, क्योंकि पिछली बार की चैंपियन थी। तो जाहिर तौर पर इस बार कितनी मजबूत टीम है बाकी टीमों के सामने गुजरात की टीम, यह बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे दिलचस्प मुकाबले पिछली बार 2022 में गुजरात ने जीते थे। बड़े अहम मुकाबले गुजरात ने जीतकर फाइनल तक जगह बनाई थी, उसके बाद में चैंपियन बनी थी। तो सबसे बड़े बाकी टीमों के खिलाफ मैं बना चुका हूं, कुछ टीमों के खिलाफ। अब मैं दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, गुजरात की टीम दिल्ली कैपिटल के खिलाफ कितनी मजबूत है ये बात है, क्योंकि ऋषभ पंत की लगातार चर्चा होती है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के कप्तान है और कई और खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के बहुत अच्छे हैं जो शानदार चर्चाओं में हैं। तो उसको लेकर अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल के सामने गुजरात की टीम कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले गुजरात की टीम का जो स्क्वाड, वही जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। शाह रहेंगे, गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, शमी, उसके बाद में यश दयाल, जोसफ और साई किशोर, ये गुजरात की टीम रहेगी। अब बात दिल्ली कैपिटल की कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मार्श, पंत, सरफराज। मैं चाहता हूं सरफराज को नंबर 5 पर खिलाया जाए। अब दिल्ली कैपिटल क्या फैसला लेती है देखने वाली बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरफराज फॉर्म में है और इस खिलाड़ी की फॉर्म का फायदा आप उठाइए। ये बल्लेबाज तेज गति से रन भी बना सकता है, तो इसको नंबर 5 पर खिलाइए। उसके बाद में पावेल एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर इसमें खेल सकते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, निचले क्रम पर आकर फिनिशिंग भी कर सकते हैं, तो पावेल को मौका दिया जा सकता है। अक्षर पटेल नंबर 7 पर। उसके बाद में अनिक नोर्जे, चेतन सकारिया को मैं चाहता हूं कि मौका जरूर मिले। 2022 में उतने मौके उनको नहीं मिले थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2023 में चेतन सकारिया जैसे गेंदबाज को पूरे मौके दीजिए। वो लेफ्ट आर्म पेसर है, ये गेंदबाज आपके लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकता है, आने वाले भविष्य का बढ़िया गेंदबाज बन सकता है, लेकिन उसको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। नंबर 10 पर खलील अहमद या नागरकोटी, दोनों में से कोई एक खेलेगा। और नंबर 11 पर कुलदीप यादव। ये एक टीम रह सकती है दिल्ली कैपिटल की, जो प्लेइंग 11 रह सकते हैं 2023 में। इसमें कुछ बदलाव मध्यम क्रम में जरूर हो सकते हैं। तेज गेंदबाजी के तौर पर या फिर सरफराज के तौर पर हो सकता है बदलाव हो, या फिर पावेल के तौर पर हो सकता है बदलाव, दिल्ली कैपिटल में हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक 80-85-90% यही टीम रहने वाली है, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अब कंपेयर करते हैं कि दोनों टीमें कैसे कितनी मजबूत है एक दूसरे के सामने। ओपनर के तौर पर जैसे मैं कंपेयर करता हूं हमेशा शाह और गिल, इधर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। मेरे हिसाब से ये दिल्ली कैपिटल का ओपनिंग स्लॉट मुझे मजबूत नजर आ रहा है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ यहां पर मौजूद हैं, दोनों शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, दोनों धुआंधार बल्लेबाज हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत बढ़िया बनता है। तो मेरे हिसाब से ये ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे ज्यादा धुआंधार नजर आ रही है गुजरात की ओपनिंग पार्टनरशिप के मुकाबले। इसमें समझ भी है, इसमें आक्रामकता भी है, इसमें तेज गति से रन बनाने वाली काबिलियत भी है। तो दिल्ली कैपिटल की ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे मेरे हिसाब से बहुत मजबूत है, बहुत धांसू है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, मार्श। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर खिलाड़ी के तौर पर मैं देखूं, बल्लेबाजी के तौर पर मैं देखूं, फॉर्म के हिसाब से भी मैं देखूं, तो मुझे मार्श ऊपर नजर आ रहे हैं मेरे भाई। भाई साहब मिचेल मार्श खतरनाक बल्लेबाज है मेरे भाई, और इस वक्त फॉर्म में भी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी टॉप ऑर्डर पर बहुत धुआंधार करते हैं, और अपनी टीम को मैच भी जिताए हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं मार्श। तो इसीलिए मुझे नंबर 3 पर मार्श। तो दिल्ली कैपिटल के तीनों खिलाड़ी ऊपर के बहुत धुआंधार है मेरे भाई, और यहां पर बढ़त भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात के सामने। अब बात करते हैं नंबर 4 की। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दोनों कप्तान हैं, दोनों नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या का पलड़ा बहुत भारी है ऋषभ पंत से। अगर आप फॉर्म को भी देखें और करंट के हिसाब को भी देखें, दोनों की मेंटलिटी को भी देखें और दोनों का प्रदर्शन को देखें, तो मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत से बहुत ऊपर नजर आ रहा है। ऋषभ पंत के तो फैसलों पर भी कई सवाल खड़े हुए थे पिछली बार, 2022 की अगर मैं बात करूं। कई बार तो गेंदबाजी के तौर पर सही बदलाव नहीं हुए, कई बार बहुत सारे फैसलों पर भी 2022 में आप लोगों को पता है फैसलों पर भी सवाल खड़े हुए थे, जबकि हार्दिक पांड्या ने सुलझे और बेहतर फैसले लेकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। तो इसीलिए ऋषभ पंत के उससे कप्तानी में भी बहुत ऊपर है हार्दिक पांड्या, और खेल में भी बहुत ऊपर है, समझ में भी, खेल की समझ में भी बहुत ऊपर है। तो यहां पर हार्दिक पांड्या ऊपर है। अब नंबर 5 की बात आती है, मिलर और सरफराज। तो देखिए, सरफराज इस वक्त फॉर्म में है, लेकिन मिलर है यार। मिलर जो है मध्यम क्रम के पिलर माने जाते हैं, किसी भी टीम में खेले वो मध्यम क्रम के बहुत बड़े बल्लेबाज है, उनको पता है कि पारी कैसे बनाई जाती है, मैच को कैसे जिताया जाता है। तो इसीलिए नंबर 5 पर मैं मिलर को सरफराज से ऊपर रखूंगा। हालांकि सरफराज भी ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं सरफराज ठीक नहीं है, लेकिन अगर दोनों की मैं तुलना करूं तो मुझे मिलर बहुत ऊपर नजर आते हैं सरफराज से। मैच विनर हैं, 2022 में फॉर्म में आए, उसके बाद में लगातार कंटिन्यूअसली फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका के लिए लगातार रन बनाए हैं, तो मिलर मुझे ऊपर नजर आते हैं।
अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की, राहुल तेवतिया और यहां पर पावेल। देखिए दोनों का अलग अलग तरीके का खेलने का तरीका है। पावेल जो है वो तेज गति के ऑलराउंडर है, राहुल तेवतिया स्पिन ऑलराउंडर है। हालांकि राहुल तेवतिया से स्पिन मतलब गेंदबाजी करवाई नहीं है, 2022 में तो करवाई नहीं, और पता नहीं 2023 में करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर देखिए पावेल जो है ना वो ठीक है। पावेल ऐसे खिलाड़ी हैं, 4 गेंदों पर 4 लप्पा चढ़ गया या बल्ले पर गेंद चढ़ गई तो 4 गेंदों पर 4 छक्के भी लगा देंगे। लेकिन आप उनसे भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ ये खिलाड़ी अगर ऊपर के क्रम के विकेट गिर गए तो आप उन पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी हमें आखिर तक ले जाएगा और मैच जिताएगा। ये भरोसा आप पावेल पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लप्पेदार खिलाड़ी हैं। अगर बल्ले पर चढ़ गई तो छक्का वरना कैच आउट, उस तरीके के खिलाड़ी, आप उन पर सिंगल डबल वाला भरोसा नहीं कर सकते। जबकि राहुल तेवतिया मुझे सुलझे हुए बल्लेबाज नजर आते हैं थोड़े से। उन्होंने मैच जिताए हैं, कई बार सिंगल डबल रन लेकर आखिर तक मैच ले गए। गुजरात 2022 में जिस तरीके से आखिर में जाकर मैच जीतती थी उसका सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि राहुल तेवतिया और मिलर और राशिद खान इन तीनों बल्लेबाजों ने कई मौकों पर ऐसे मैच जिताए कि आखिर तक मैच ले गए और फिर छक्के चौके मारकर जिता दिया। तो वो काबिलियत एक निचले क्रम के बल्लेबाज के अंदर होनी चाहिए कि आपको सिंगल डबल रन लेना भी आना चाहिए, उसके बाद में 2 को 3 में तब्दील करना आना चाहिए और मौका मिले तो छक्के मारने भी आने चाहिए। तो वो राहुल तेवतिया के अंदर है, पावेल के अंदर मुझे वो चीज नजर नहीं आती। तो नंबर 6 पर मुझे गुजरात मजबूत नजर आ रही है। उसके बाद में नंबर 7 राशिद खान और अक्षर पटेल। देखिए दोनों स्पिन है, ऑलराउंडर है, दोनों की गेंदबाजी स्पिन वाली है, दोनों की बल्लेबाजी की भी लगातार चर्चा होती है। लेकिन अक्षर पटेल 2022 वर्ल्ड कप में अगर मैं देखूं लगातार मौके मिले, स्पिन से विकेट नहीं चटका सके, बल्लेबाजी से रन नहीं बना सके, तो इसीलिए राशिद खान मुझे ऊपर नजर आते हैं। गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी करामाती खान है मेरे भाई, करामाती खान है। जिस टीम में रहते हैं उस टीम में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। गेंदबाजी की बात कर लीजिए, बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, अलग तरीके के शॉट है, बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं, लंबे लंबे छक्के भी लगाने जानते हैं। तो ये राशिद खान की ताकत है। अक्षर पटेल उस तरीके का प्रभाव नहीं छोड़ पाए टीम इंडिया में भी, और 2022 में उन्होंने आईपीएल में भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन नहीं किया था। तो यहां पर नंबर 7 पर राशिद खान ऊपर नजर आ रहे हैं। नंबर 8 पर मोहम्मद शमी और नोरजे। देखिए यहां पर बराबर की टक्कर है ना, बराबर की टक्कर है। नोरजे भी विकेट चटका रहे हैं, मोहम्मद शमी भी विकेट चटका रहे हैं। तो यहां पर मेरे भाई 50-50 की टक्कर है। दोनों बराबर के गेंदबाज हैं, किसी को आप कमतर नहीं आंक सकते। दोनों विकेट टेकर हैं, दोनों के पास रफ्तार है, दोनों शानदार गेंदबाज है। हालांकि नोरजे के पास थोड़ी रफ्तार ज्यादा है, लेकिन मोहम्मद शमी और नोरजे दोनों विकेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों बराबर विकेट टेकर हैं। दोनों को आप आंक सकते हैं। तो ये 50-50 की टक्कर है। अब बात आती है नंबर 9 पर, यश दयाल और चेतन सकारिया। देखिए दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं, दोनों ने अपनी छाप छोड़ी है आईपीएल के आधार पर। दोनों को टीम इंडिया में अभी मौका नहीं मिला है। हालांकि सकारिया जरूर थोड़ा सा पहुंच बना रहे हैं अपनी टीम इंडिया तक, लेकिन अभी यश दयाल नहीं पहुंचे। लेकिन दोनों ने आईपीएल के आधार पर अपनी पहुंच बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। तो मेरे हिसाब से देखिए यश दयाल जो है 2022 में बहुत मौके मिले और उन्होंने अपनी मौकों को भुनाया भी, लेकिन चेतन सकारिया को उतने मौके दिल्ली ने दिए नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब यहां पर मैं इसको कमतर नहीं आंकूंगा चेतन सकारिया, क्योंकि इनके पास एक क्वालिटी है, लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज हैं। तो जाहिर तौर पर मैं चाहता हूं कि दोनों बराबर हैं। यहां भी दोनों मैं बराबर रखता हूं। अगर दोनों भारतीय गेंदबाज हैं तो दोनों के अंदर काबिलियत बराबर है। मौके मिलने की बात है, मौका किसको कितना मिलता है, किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अपनी टीम की तरफ से, कितना भरोसा कप्तान उन पर जता रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कप्तान यश दयाल पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि ऋषभ पंत चेतन सकारिया को लगातार नहीं खिला रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती मैं ऋषभ पंत की मानता हूं। ये गेंदबाज आपको मैच जिता सकता है, इस गेंदबाज पर भरोसा ना जताना बहुत बड़ी गलती ऋषभ पंत करते नजर आ रहे हैं मुझे। अब यहां पर देखिए अब ये है जोसेफ और या तो खलील अहमद या नागरकोटी। तो जाहिर तौर पर अगर 10वें नंबर को मैं टकराऊं तो जोसेफ मुझे ऊपर नजर आते हैं। जोसेफ थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव हैं, थोड़े से ज्यादा विकेट के ऑप्शंस उनके पास है विकेट लेने के, जबकि खलील अहमद अब तो टीम इंडिया से भी दूर होते नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद खलील अहमद टीम इंडिया तक पहुंच बना गए हैं, टीम इंडिया में लगातार खेलते थे, लेकिन अब खलील अहमद टीम इंडिया से भी दूर होते नजर आ रहे हैं। नागरकोटी तो खैर बहुत दूर नहीं है, लेकिन यहां पर जोसेफ जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है, ज्यादा उनके पास काबिलियत है विकेट लेने की। अब यहां पर आते हैं 11वें नंबर, साई किशोर और कुलदीप यादव। नो डाउट कुलदीप यादव बड़े गेंदबाज हैं, विकेट टेकर हैं, बहुत उनके पास वेरिएशन है, चाइनामैन गेंदबाज हैं, बल्लेबाज को हमेशा बांध कर रखते हैं, परेशान करते हैं। तो यहां पर कुलदीप यादव
साई किशोर से ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो इसीलिए कुलदीप यादव नंबर 11 पर ऊपर रहने वाले हैं मेरी टीम में। अब पूरी टीम को अगर एनालिसिस करूं, पूरी टीम का अगर मैं एक आंकड़ा निकालूं, तो टॉप 4 जो मैं हमेशा करता हूं डिस्कस टॉप 4 के बारे में, वार्नर, पृथ्वी शॉ, मार्श और ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी टॉप 4 के बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल के। इधर शाह, गिल, साई किशोर और हार्दिक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि फॉर्म इन चारों खिलाड़ियों की कैसी है, दिल्ली की और गुजरात की, तो देखिए डेविड वार्नर फॉर्म में है, रन बना रहे हैं। हाल ही में जो सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने शतक भी लगाया है, अब तो मतलब 1.5-2 साल बाद शतक भी उनके बल्ले से आ गया है। तो डेविड वार्नर फॉर्म में है, वनडे में शतक लगाया डेविड वार्नर ने। पृथ्वी शॉ फॉर्म में है, घरेलू क्रिकेट में लगातार रन भी बना रहे हैं पृथ्वी शॉ, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मार्श फॉर्म में है, रन मार्श ने भी बनाए हैं, उनके बल्ले से भी रन निकले हैं। हाँ, ऋषभ पंत जरूर फॉर्म में नहीं है, बहुत बड़ा ये कमजोरी मैं बोलता हूं कि दिल्ली कैपिटल के लिए है कि ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों बल्लेबाज फॉर्म में। अब यहां की बात कर लेते हैं। गिल फॉर्म में है, गिल लगातार टीम इंडिया के लिए रन बना रहे हैं। साई सुदर्शन ने मतलब रन बनाए हैं, घरेलू क्रिकेट में बहुत शानदार तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं और कई शतक भी लगाए हैं। हार्दिक पांड्या फॉर्म में, तो बराबर की टक्कर है मेरे भाई, तीनों बल्लेबाज यहां भी रन बना रहे हैं, तीनों बल्लेबाज यहां भी रन बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फर्क जो है वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये तीनों बल्लेबाज 130-35 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। ये जो रन बनाते हैं, ये बनाते हैं 140-45 के हिसाब से, अगर T20 की मैं बात करूं तो, क्योंकि पृथ्वी शॉ, वार्नर और मार्श तीनों 140-45 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। थोड़ा सा ये स्ट्राइक रेट के मामले में दिल्ली कैपिटल जरूर आगे है, लेकिन अगर बात सदी हुई पारी की करें, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग की बात करें कि भरोसा किस पर आप जताएंगे, तो आप शुभमन गिल पर भरोसा जताएंगे। बेशक 130-35 के हिसाब से रन बनाते हैं, लेकिन वो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, शुभमन गिल आपको बेहतर शुरुआत देंगे, रन लगातार बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कप्तान को भरोसा है अपने ओपनर पर। जबकि यहां पर आप पृथ्वी शॉ आएंगे, 2-4 छक्के मारकर चले जाएंगे, तो वो भरोसा नहीं है मेरे भाई। तो यहां सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन मैं टॉप ऑर्डर जो है ना, दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर को मैं बराबर रखूंगा मेरे भाई, क्योंकि एक तरफ आक्रामकता है, एक तरफ भरोसा है, एक तरफ तेज गति से रन बनाते हैं, एक तरफ भरोसा है। तो मेरे हिसाब से दोनों टॉप ऑर्डर को मैं बराबर रखूंगा। दिल्ली कैपिटल का टॉप ऑर्डर भी मुझे ठीक है, क्योंकि यहां पर ऋषभ पंत गड्ढा है, इसलिए ऋषभ पंत को मैं थोड़ा सा कमजोर समझ रहा हूं। तो 3 बल्लेबाज है यहां पर, 4 के 4 बल्लेबाज पर आप भरोसा जता सकते हो। तो इसलिए मैं टॉप ऑर्डर को बराबर रखूंगा, दिल्ली कैपिटल के भी और गुजरात टाइटंस के भी टॉप ऑर्डर को बराबर रखूंगा। दोनों टीमें अच्छा है, बस ऋषभ पंत थोड़ा सा यहां पर कमजोर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मध्यम क्रम की। यहां पर सरफराज, पावेल और अक्षर पटेल हैं, और यहां पर मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद हैं। तो मेरे हिसाब से मध्यम क्रम मुझे गुजरात का मजबूत नजर आ रहा है, मध्यम क्रम मुझे गुजरात का मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि मिलर, राहुल और राशिद तीनों ने मैच जिताए अपनी अपनी टीमों के लिए। तीनों ने 2022 में अपनी अपनी टीमों के लिए मैच जिताए और बेहतर प्रदर्शन तीनों ने किया है। जबकि सरफराज और पावेल और अक्षर तीनों पर आप भरोसा नहीं जता सकते कि हाँ ये कुछ करके दिखाएंगे, हो गया तो मैच जिता देंगे, नहीं तो लप्पा चलाएंगे तीनों के तीनों। तो आप भरोसेमंद खिलाड़ी मध्यम क्रम में दिल्ली कैपिटल के पास नहीं है, और यही दिल्ली कैपिटल में के लिए परेशानी बनने वाली है। 2022 में भी दिल्ली कैपिटल इसीलिए बाहर हुई थी, क्योंकि मध्यम क्रम बहुत कमजोर है। मध्यम क्रम में आपके पास भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है। जिस टीम के पास मध्यम क्रम में भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं होंगे, वो टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर आप भरोसा कर सकते हैं मिलर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। राहुल तेवतिया ने भरोसा करके मैच जिताए हैं, राशिद खान ने कई जगह अच्छी पारियां खेली हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है। आपका मध्यम क्रम जिस टीम का मजबूत होगा, वो टीम चैंपियन बनेगी। ये आप लिख कर रख लेना। मध्यम क्रम अगर आपका भरोसेमंद नहीं होगा, जब मुंबई देखिए जीतती थी, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब मुंबई जीतती थी, उसके मध्यम क्रम में पोलार्ड होते थे, हार्दिक होते थे, कुणाल होते थे। ये तीनों बहुत बड़े चैंपियन खिलाड़ी थे, और ये हमेशा मुंबई को मुश्किलों से निकालकर मैच जिताते थे। मुंबई इसलिए चैंपियन बनी। उसके बाद में सीएसके की बात कर लेते हैं। सीएसके के लिए रैना नंबर 3 पर जरूर खेलते थे, लेकिन रायडू उस वक्त गजब की फॉर्म में होते थे। उथप्पा ने अच्छी पारियां खेली, धोनी बहुत गजब खेलते थे। तो ये कई सारे खिलाड़ी बड़े अच्छे पारी खेलते थे मध्यम क्रम में। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का एक सबसे बड़ा वजह होती थी। लेकिन अब देखिए, अब गुजरात की देखिए, गुजरात क्यों जीती? गुजरात इसलिए जीती क्योंकि मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद तीनों ने मध्यम क्रम में अच्छा किया, जबकि दिल्ली कैपिटल के पास मध्यम क्रम उतना बेहतर नहीं है। तो जो टीम मध्यम क्रम में कमजोर होगी, वो टीम चैंपियन नहीं बन पाएगी। तो दिल्ली कैपिटल को अपने मध्यम क्रम को मजबूत करने के लिए कुछ बेहतर खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा, कुछ बेहतर फैसले लेने पड़ेंगे। अब बात आती है गेंदबाजी के तौर पर।
गेंदबाजी के तौर पर स्पिन में राशिद खान है, यहाँ पर साई किशोर है, तो यहाँ पर आपके अक्षर पटेल है गेंदबाजी के तौर पर, मार्क्स भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं कुलदीप यादव है। तो स्पिन गेंदबाजी के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव राशिद खान के बराबर बराबर मुझे नजर आते हैं, कोई ऐसे नहीं है। हालांकि थोड़ा सा पलड़ा राशिद खान का जरूर भारी है, क्योंकि राशिद खान बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और एक सदी हुई और बंधी हुई गेंदबाजी करते हैं राशिद खान, लेकिन कुलदीप यादव ने भी 2022 में विकेट चटकाए हैं। तो मुझे स्पिन गेंदबाजी बराबर की नजर आ रही है। स्पिन गेंदबाजी में मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी टीम का पलड़ा भारी है, थोड़ा सा बराबर नजर आ रही है। लेकिन तेज गेंदबाजी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर दोनों टीमों में है तेज गेंदबाजी में। यहां पर हार्दिक पांड्या है, शमी है, यश दयाल है, जोसेफ है, 4 अच्छे गेंदबाज जो विकेट ले रहे हैं। और यहां पर आपके पावेल, कोई भरोसा नहीं पावेल के ऊपर, 4 ओवर में हो सकता है कि 4 ओवर मिले भी ना, हो सकता है कि बहुत पिटाई खा जाए, पावेल के ऊपर कोई भरोसा नहीं जता सकते आप। उसके बाद में एनिक नॉर्जे, एक गेंदबाज एनिक नॉर्जे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो विकेट लेगा। उसके बाद में खलील अहमद और नागरकोटी पर आप भरोसा नहीं जता सकते कि कौन सा खेलेगा नहीं खेलेगा, या दोनों ही नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सकारिया, ज्यादा मौके सकारिया को भी नहीं मिले हैं, तो सकारिया खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि बात सारी क्या है, इनके पास एक लुंगी एंगड़ी है, लुंगी एंगड़ी को ये खिला सकते हैं। लेकिन फिर 4 विदेशी खिलाड़ियों का मामला फंसता है, क्योंकि आपको डेविड वार्नर को भी खिलाना है, आप मार्क्स को भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या पावेल को बाहर निकालेंगे, पावेल को बाहर निकालेंगे तो एक ऑलराउंडर इनको चाहिए, वो ऑलराउंडर की कमी इनको खलेगी। फिर अगर पावेल को बाहर निकाल देंगे तो यहां पर आप नॉर्जे को बाहर नहीं निकाल सकते, नॉर्जे इस वक्त गजब फॉर्म में। तो 3 खिलाड़ी तो आप पक्का खिलाएंगे ही खिलाएंगे, बस एक खिलाड़ी बचता है पावेल। अब पावेल के तौर पर आप किस ऑलराउंडर को खिलाएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर लुंगी एंगड़ी को खिलाने का कोई जगह ही नहीं बच रही है कि दिल्ली कैपिटल उनको कैसे खिलाए, 5वें गेंदबाज विदेशी को कैसे खिलाए, ये दिल्ली कैपिटल फंसी हुई है। अगर पावेल की जगह आप लुंगी एंगड़ी को खिला देते हैं तो नंबर 6 पर फिर एक जगह का कमजोर नजर आएगी, जो एक ऑलराउंडर की जगह होनी चाहिए। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल फंसी हुई है। तो इसीलिए दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी पर आप भरोसा नहीं जता सकते। बस केवल एक एनिक नॉर्जे को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई ऐसा मुझे गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है जिस पर यह भरोसा कर सके कि हाँ वो विकेट लेगा, हर मैच में विकेट लेकर देगा। नॉर्जे और कुलदीप यादव, बस ये 2 गेंदबाज को अगर मैं छोड़ दूं तो आप भरोसे के साथ दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी को नहीं देख सकते। जबकि यहां पर आप हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी, लगातार वो विकेट ले रहे हैं, बड़े मैचों में बड़े विकेट लेते हैं। उसके बाद में राशिद खान पर आप भरोसा जता सकते हैं कि वो 1-2 विकेट जरूर लेंगे। शमी पर आप भरोसा जता सकते हैं कि वो शुरुआत में 1-2 विकेट आपको जरूर लेकर देंगे। यश दयाल पर भी भरोसा जता सकते हैं, जोसेफ ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो यहां पर भरोसेमंद टीम है, ये टीम ऐसी है कि इस पर आप भरोसा जता सकते हैं कि हाँ ये टीम विकेट भी लेगी और रन भी बना देगी। तो ये इस टीम की ताकत है। तो दिल्ली और गुजरात दोनों में अगर फर्क कहीं है तो वो गेंदबाजी में है। बल्लेबाजी को मैं थोड़ा सा ऊपरी क्रम को बराबर बराबर आंकूंगा, लेकिन मध्यम क्रम में दिल्ली बहुत कमजोर है, कमर टूटी हुई है दिल्ली की, और पैर लड़खड़ा रहे हैं, मतलब गेंदबाजी बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है दिल्ली कैपिटल की। जबकि गुजरात के मुझे पैर भी मजबूत नजर आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर भी मजबूत नजर आ रही है, और ऊपरी क्रम भी थोड़ा सा मुझे बैलेंस नजर आ रहा है। तो आपका दोनों के कंपेयर पर क्या कहना है, दोनों की तुलना पर क्या कहना है, कौन सी टीम आपको मजबूत नजर आती है और किस टीम की तुलना आप देखना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आईपीएल 2023 की इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।